कामयाब इंसान कामयाब ही पैदा हुआ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सालों की नींदें, सख्त मेहनत और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। और आज हम जिस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्होंने अनथक मेहनत के बाद खुद को इस मकाम पर पहुंचाया। जी हाँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम, मिस्टर अब्दुल करीम आडिया, सीओओ ओलंपिक ग्रुप, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट सेक्टर एमपाक और फॉर्मर वाइस चेयरमैन आबाद। मिस्टर करीम आडिया, जैसे कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है, तो थोड़ा हमें उस हवाले से बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। Thank you very much for letting me be on your platform to describe and tell you all the feelings which I have with this sector. The fact is कि ये मेरा obsession था. When I was a child, I have been into this business. My father was into this business, and मेरा हमेशा से obsession था कि while knowing my father, while I'm growing up and knowing my father and knowing my brother, working in the same industry, so it was more of a passion कि I would love to be a builder, because I could see the fame, the adventures, the everyday challenges which they used to face, which was always very attractive to me. Sure. So it was kind of an obsession कि करना है तो रियल एस्टेट सेक्टर में ही काम करना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करना है, मोर ऑफ अ बिल्डर बनना है। उसकी वजह ये है कि एवरी डे इज अ न्यू डे, इट इज़ नॉट वेरी इजी वर्क, येट इट इज़ चैलेंजिंग एंड आई फाइंड इट क्रिएटिव। हर दूसरी बिल्डिंग जो है वो अपने से अलग होती है। इट्स मोर लाइक यू नॉट क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ इन अ फैक्ट्री और वो एक ही रूटीन पे बन रहा है। तो मज़े की बात ये है कि when you buying things, when you're designing a building, when you're buying the raw materials for the construction sector या for a particular building, तो वो ज़रूरी नहीं है दूसरी बिल्डिंग में भी आप वही चीज़ इस्तेमाल करें या वो कलर स्कीम्स इस्तेमाल करें। तो it's more like working 360 degrees differently every day. सर, जिस तरह आबाद है उसका रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अहम किरदार है, उसके हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, पहले तो ये हमें डिसाइड करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आबाद। आबाद जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, इट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डील्स विद ऑल बिल्डर्स एंड लेजिटिमेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। खास तौर पे सिंध में, बिकॉज जो लेजिस्लेशन है सिंध गवर्नमेंट की, जो कि असेंबली से पास हुई हुई है, कि हर वो नक्शा जो SBC है यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आएगा, उससे पहले आबाद की मेंबरशिप होना ज़रूरी है। यानी कि स्क्रूटनाइजेशन ऑफ द लैंड, तो वो तो कंपलसरी है ही, बट उसके साथ साथ जो उस लैंड के ओनर्स हैं वो भी स्क्रूटनाइज होते हैं, ताकि नो ब्लैक शीप्स कैन एंटर सच बिजनेसेस। पिछले 5 साल पहले काफ़ी बिल्डर्स जो थे वो कुछ बिल्डर्स की वजह से बदनाम हुए थे। उसकी मेन वजह यही थी कि जो स्क्रूटनाइजेशन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, या जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है जिसमें SBC, KDA, KMC और डिफरेंट इदारे हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो स्कीम आई है और जितना फोकस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे है, तो उससे बड़ा बेनिफिट हुआ है। स्क्रूटनाइजेशन बेहतर हुई है, जो अच्छे लोग हैं वो काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, फ्रूटफुल इन्वायरमेंट है इस वक्त, एंड उसी वजह से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बूम भी कर रहा है। आबाद जो है वो उसका मौक़िफ़ यही है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पॉलिसीज़ बनी हुई है SBCA की, वो स्ट्रेट लाइन हो जाए, फ्रूटफुल इन्वायरमेंट मिल जाए सारे बिल्डर्स को। ये ना हो कि छोटे बिल्डर जो हैं वो परेशान होते रहें, जो बड़े बिल्डर हैं वो उनके काम हर तरीके से हो जाएं और वो हर तरह के गलत या सही काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हर बिल्डर जो है वो इसी मुल्क का शहरी है और उसके पास उतना ही हक है जितना कि एक बड़े बिल्डर के लिए। आबाद इसी चीज़ पे गामजंद है, एंड वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट अंडर द पैटर्न इन चीफ मिस्टर मोहसिन शेखानी। वो उनकी ख्वाहिश ये है, या उनकी जो टीम है उनकी सबकी ख्वाहिश यही है कि सबको एक सेम प्लेटफॉर्म मिले, एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म मिले, ताकि पॉलिसीज डिफाइंड हो, काम करने का तरीकेकार डिफाइंड हो, NOCs डिफाइंड हो,
वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, टैक्स में FTR होना चाहिए यानी फाइनल टैक्स रिजीम होना चाहिए, सो दैट जो तकलीफें डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आती हैं या वकीलों की तरफ से आती हैं या वो बिजनेसमैन जो टैक्स नहीं देना चाहते या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सारे पैटर्नाइज हो जाए। पैटर्नाइज होने की वजह से बेनिफिट ये होगा, या वन विंडो ऑपरेशन की वजह से बेनिफिट ये होगा, या FTR आने की वजह से बेनिफिट ये होगा कि सबको पता होगा टैक्स इतना पे करना है, जो टैक्स नहीं भरेगा वो सामने आ जाएगा और उसके ऊपर FBR जो है वो अपना कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसी वजह से आबाद जो है पिछले 5-10 साल से वन विंडो ऑपरेशन की बात करता है, FTR की बात करता है, वन रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करता है, नो NOCs की बात करता है। नो NOCs क्योंकि अगर हमने SBCA को दिया है तो SBCA का काम होना चाहिए या उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए कि वो सारी NOCs ला के उस प्लेटफॉर्म पे रख दे जहाँ पे बिल्डर को काम करने में आसानी हो। एंड दिस इज हाउ एन इंडस्ट्री मूव्स ऑन विद अ बेटर डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। अभी रिसेंटली सर प्राइम मिनिस्टर ने नया हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है उन लोगों के लिए जिनके लिए आज के दौर में घर बनाना काफी हद तक मुश्किल है, तो उस हवाले से सर आपके क्या व्यूज हैं इस स्कीम पे? प्राइम मिनिस्टर साहब जब सीट पे आए उससे 1-1.5 हफ्ता पहले ही वो आबाद हाउस में उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से कि हमें 5 मिलियन हाउसेज जो है या 50 लाख घर जो है वो हमने पाकिस्तानियों के लिए क्रिएट करना है। उसके 2 मकसद थे। एक तो पहला मकसद ये था कि जो आम आदमी है जो एक अपनी छत क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जो फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है कि वो अपनी छत बना सके और जो उसका बुनियादी हक भी है जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो गवर्नमेंट का बुनियादी फर्ज है कि वो अपने शहरियों को प्रोवाइड करे, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा था ड्यू टू आवर ओन कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी रियलाइजेशन थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो किसी भी मुल्क का बैकबोन होता है। जब हम ये रियलाइज कर लें और ख़ासतौर पे जब प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो बॉडी है जो कि फेडरल बॉडी है या प्रोविंशियल बॉडीज़ है, जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगी तो ऑटोमेटिकली जो 4 साल से या 5 साल से जो लॉकडाउन था मुल्क में बिल्डर्स के हवाले से, जो नक्शे पास नहीं हो रहे थे, जो NOCs के प्रॉब्लम्स थे, जो डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स थे, वो ऑटोमेटिकली डिस्पर्स होना शुरू हो गए। ख़त्म नहीं हुए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। nobody's a magician here, definitely इतना टाइम पिछले 60-70 साल से जो हम खराबियां करते चले आए हैं वो एक दिन में या 1 साल में या 5 साल में ख़त्म नहीं होंगे। बट द फैक्ट इज कि इमरान खान साहब की जो एज बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंड superior to all within the society, जब उनका इनिशिएटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके जो नीचे जो हायरार्की डिपार्टमेंट्स हैं वो गामजन हो गई है उसी राह पे और उनको भी ये समझ में आ गई है कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है तो पूरा मुल्क का पहिया भी चलता है। उसकी मेन वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो मदर इंडस्ट्री है। ये वो मदर इंडस्ट्री है जिसके अंडर 72 अलाइड इंडस्ट्रीज डायरेक्ट और 102 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं। कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके नीचे स्टील, सीमेंट, टाइल और इस तरह की 72 डायरेक्ट इंडस्ट्रीज उसके साथ मर्ज होना शुरू होती हैं, क्योंकि उस एक प्रोजेक्ट के लिए कई लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर यूज होते हैं, कई प्रोफेशनल यूज होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। उसके बाद ये सारे मिलके जब एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो कई लोगों को इसकी वजह से जॉब्स मिलती हैं, खास तौर पे अनस्किल्ड लेबर को जॉब्स मिलती है जो कहीं पे भी जाके रोजी नहीं कमा सकता। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। इसके बाद यही अनस्किल्ड लेबर अलाइड इंडस्ट्रीज में भी काम करती है। मिसाल के तौर पे सरिये की इंडस्ट्री है, पाइप की इंडस्ट्री है, पेंट की इंडस्ट्री है, वो भी आपके मुल्क में कहीं ना कहीं से कारोबार में जुड़ना शुरू हो जाती है। जब इस तरह के लोग जुड़ना शुरू होते हैं तो जो आपके मुल्क में अनवांटेड वायलेंस है वो भी कम से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एक आदमी को इज्जतदार नौकरी मिली हुई है और इज्जत से उसको रोटी कमाने का मौका मिला हुआ है तो वो क्यों गलत काम में पड़ेगा। और ये गालिबन क्या ये एक्चुअली बुनियादी हक है किसी भी गवर्नमेंट का कि वो अपनी आवाम को एक सुकून की जिंदगी दे, सुकून का छत दे और रोजगार का मौका दे ताकि वो हक हलाल की कमाई अपने घर वालों को लाके खिला सके। सर, जिस तरह कराची मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है जिसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी स्कैम्स, प्लॉट कल्चर और भी दीगर मसाइल, तो उस
इन सब मसाइल के बावजूद आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, रेगुलाइजेशन हो रही है, स्क्रूटनाइजेशन हो रही है, चीज़ें स्ट्रेट लाइन होती जा रही हैं, ज़मीन का जो टाइटल है वो कंप्यूटराइज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्ट्रेट लाइन की तरफ जाना शुरू हो गई है। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रूटफुल कंडीशन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। उसका बेसिक मकसद जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल है, दैट इज लैंड। जब वो डिजिटलाइजेशन हो जाएगी उसकी और कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे मसले हमारे सीधे हो जाएंगे। इस वक्त मोहसिन शेखानी साहब जो कि चेयरमैन है आबाद के, उन्होंने ये भी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की है, प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की है एंड चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट की है कि प्रॉपर्टी के लिए अलग कोड क्रिएट कर दिए जाए, ताकि जो केस आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो बाइंग इश्यूज हो, चाहे वो सेलिंग इश्यूज हो, उनको विद इन 30 डेज क्लियर आउट होने चाहिए। क्योंकि वो ज़मीन जो है वो इटसेल्फ इतनी महंगी हो गई है कि उसका फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब एक ज़मीन रुकती है तो उसके साथ उसकी कंस्ट्रक्शन भी रुकती है और उसके साथ उसकी अलाइड इंडस्ट्री भी रुकती है। तो इन सब को लामाला एक साथ चलाने के लिए कोर्ट्स को भी मूव फॉरवर्ड होना पड़ेगा और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जितना जल्दी ये प्रॉब्लम्स हल होंगे लोगों के, उतना कम केसेस आएंगे। उसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि आपके लोग जो बिला वजह बेरोजगार हो रहे हैं या जो बिजनेस आपके पास से जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और काम पे सब लग जाएगा। सर, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, तो आपके क्या ख्यालात हैं इस पे कि आने वाले वक्तों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ये पॉलिसीज जो फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी न्यू अनाउंस की हैं किस हद तक मुतासिर करेंगी? देखिए, पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा एहसान किया इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे या बिल्डर्स पे पूरे पाकिस्तान के। वो ये है कि इस सेक्टर को निकाल के उन्होंने इंडस्ट्री का रुतबा दे दिया। जब वो इंडस्ट्री का रुतबा दे दिया तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक्स जो हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्डर्स के साथ ऑफिशियली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जो प्राइवेट इक्विटी लोगों की थी वो ज़मीन की वैल्यू के बढ़ने की वजह से अब कम होना शुरू हो गई है। डॉलर पैरिटी जो पाक रुपीस है वो उसमें कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब कमर्शियल बैंक्स का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वांटम जो है वो इधर उधर इंडस्ट्रियों में जा रहा था या आइडल पड़ा हुआ था। हमारी काफ़ी टाइम से ख्वाहिश थी कि ये जो सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स स्ट्रेट लाइन हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मराहत हमें दी है वो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो इंडस्ट्री का ही है। साथ साथ उन्होंने FTR हमें दिया, फाइनल टैक्स रिजीम, जिसमें नो क्वेश्चंस आस्क्ड है कि आपने एक दफ़ा टैक्स भरना है, टैक्स भरने के बाद आपसे सवाल नहीं किया जाएगा या बुक्स नहीं खोली जाएंगी, यानी कि हरासमेंट नहीं होगी। हमें ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ आबाद, हम ये नहीं कहते कि टैक्स नहीं देना चाहिए, हम कहते हैं टैक्स देंगे, ज्यादा करके देंगे, बट जो डिपार्टमेंट से हरासमेंट है वो कम से कम होनी चाहिए, बल्कि होनी नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन आई एम अ टैक्स पेयर, दैट मींस आई एम a citizen of this country who is paying taxes and who is to be seen with respect and not as a thief. ठीक है, चोरियां हर मुल्क में होती है, हर तरह की सोसाइटी में होती है, बट उसको टैकल करने का तरीका होता है, ना कि एक टैक्स पेयर को आप एकदम से एक रात को आप चोर बना दें और उसकी हेडलाइन लगा दें टीवी में, और उसके 6 महीने बाद जब वो कोर्ट से बरी होता है तो उसके बाद उसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं जाता, और ना उसके बरी होने के कोई सवाल या कोई जवाब दिया जाता है, ना उस ऑफिसर के ऊपर कोई सवाल उठाया जाता है कि तुमने एक टैक्स पेयर को किस तरह माशरे में आपने उसका नाम बदनाम किया और उसके बाद आपके ऊपर कोई सवाल नहीं। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी मराहत से बेनिफिट ये हुआ कि इमरान खान साहब ने हमें उन चीज़ों से या उन प्रॉब्लम से रिलीफ दे दिया। सेकेंडली ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी मौक़िफ़ है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस आती है वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, क्योंकि अभी तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नज़र कुछ नहीं आता कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह यह है कि कोई शख्स जो बाहर बैठा हुआ है वो अपने भाई को या अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजता है उनके पर्सनल अकाउंट में, और वो आके बिल्डर्स के पास यूनिट बुक कराते हैं, अब उन्हीं के नाम से कराते हैं, लेकिन वो आते हैं, बुक कराते हैं और कैश पेमेंट दे के चले जाते हैं या चेक दे के चले जाते हैं। आबाद ने एक
एक दो फोरम्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें एमपाक है, एक नंबर 1 एमपाक है जो कि यूके अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम है, और दूसरा है उसपाक जिसमें यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है। एमपाक जो है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है ये फोरम, और यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यूके में रजिस्टर्ड है। इन दोनों के साथ मिलके यूके में और यूएस में अगले साल एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। उसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज विद इन द कंट्री, इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इन अदर सेक्टर्स, बट ऑफिशियली उसको लाया जाए ताकि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़े और आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उनके भी हवाले, उनके जो नंबर्स हैं वो भी ऑफिशियली स्टेट बैंक को नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर वो अपनी प्रॉपर्टियां बेचें, और बेचने के बाद वहां से ऑफिशियल रेमिटेंस उनके पर्सनल जो कंपनी के अकाउंट से उसमें आना शुरू हो। उससे बेनिफिट यही होगा कि हम अपनी क्वालिटी को एनहांस करते चले जाएंगे। क्वालिटी इन द सेंस कि फिर स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग्स नहीं बनेगी डेफिनेटली, फिर बिल्डर्स की आपस में जो कंपटीशन होगा वो टाइम पे होगा कि कितना जल्दी वो पोजीशन देते हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी डिजाइन करते हैं, कितना अच्छा प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं। फिर कंपटीशन इस पे होगा, फिर क्वालिटी पे कंपटीशन होगा। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो शख्स क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा वो सिर्फ एक दफा प्रोजेक्ट लाएगा, दूसरी दफा उसका प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं। तो ऑटोमेटिकली वी वुड बी गोइंग इनटू अ हेल्दी कंपटीशन डायरेक्शन, which is needed in the country right which is always needed in any society. सर, शो को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि रेड बॉक्स के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, मैं हमेशा से जो मीडिया है उसको हमेशा सपोर्ट इसलिए करता हूँ बिकॉज मीडिया इज आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन टू मेनी पीपल इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जो है वो हमेशा से एक लिमिटेड डाइवर्जन पे काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों पे उनका एक्सेस नहीं होता। जब से डिजिटलाइजेशन आई है, जब से आपका जिस तरह का पोर्टल है, रेड बॉक्स है, ये एक क्लिक पे हजारों और लाखों लोगों तक उसका एक्सेस हो जाता है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास इस तरह के सोशल मीडिया चैनल्स मौजूद हों ताकि वो पाकिस्तान के जो बेटरमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो दिखाएं, क्योंकि हमेशा से कई सालों से हम पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ें तो दिखाते रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। वी हैव अ नेबरिंग कंट्रीज, चाइना ले लें, इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, वियतनाम ले लें, थाईलैंड ले लें, दुबई ले लें, ये सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। इन्होंने सिर्फ एक चीज को फोकस किया था, एंड दैट इज टू शो द वर्ल्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ देयर कंट्री, और उसमें उन्होंने एक्सेल भी किया, चीजों को और बेहतर भी करते चले गए। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको हेल्प भी करते रहे और अपने मुल्क को और अपने लोगों को बेहतर भी करते रहे, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करते रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बट इट्स नेवर टू लेट। वी हैव स्टार्टेड इट। आपके प्लेटफॉर्म की तरह के जैसे और प्लेटफॉर्म है, हम सब जब मिलके ये काम करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा काम होगा। आप लोग, मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा था कि आप लोग पॉजिटिव इमेजेस दिखा रहे हैं, खासतौर पे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, एंड विच इज़ वेरी फेवरेबल टू द इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो आई विश यू best of luck for moving in the right direction, and we hope that we also move in the right direction as an industry along with you guys. Sure, Thank sir. you. Thank you.